हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद करें पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की सारी बातों को पढ़ चुके हैं। अब उसमें केवल और केवल एक ही पोर्शन हमारा बचा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो जरा ध्यान दें कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कॉलिजन थ्योरी की बात होती है। और कॉलिजन थ्योरी का कहना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच आपस में कॉलिजन होता है और इसी कॉलिजन से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्सन है, इसका रेट वही होना चाहिए जो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में हो रहा हो। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट टाइम, इतने में जो कॉलिजन होता है उसे हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और उसे इंडिकेट करते हैं जेड के बराबर, जेड से। तब तो क्या होना चाहिए कि अगर कॉलिजन से ही रिएक्टेंट का कन्वर्सन प्रोडक्ट में हो रहा है और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्सन का रेट है, यही रेट का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन, यही हम रेट की प्रोपेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन वही होना चाहिए जो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो रहा हो इन यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट टाइम में। तो टोटल कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट टाइम, इसमें जो कॉलिजन होता है इसे हम कहते हैं जेड, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि इस जेड का मान बहुत ही ज्यादा है, 10⁻25 के ऑर्डर में होता है। और 10⁻25 तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें जितनी भी केमिकल, जितनी भी रिएक्शंस है, सभी का रेट क्या होना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए। जबकि ये बात तो सही नहीं है, कुछ रिएक्शन का रेट क्या होता है, स्लो भी होता है। तो अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए कॉलिजन थ्योरी का कहना है कि टोटल कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ ही कॉलिजन है जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और इन कॉलिजन जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। और इफेक्टिव कॉलिजन को होने के लिए दो कंडीशन है, एक है एनर्जी बैरियर कंडीशन और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन की बात होगी। अब जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किया, लेकिन ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड किया जिसकी एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है, तो फिर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। उसकी एनर्जी एक निश्चित वैल्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आगे हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। दूसरे केस में अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है, लेकिन अब वो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है, तो भी जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो ही जाएगा। प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करेगा तभी होगा, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करेगा तभी होगा। जरा एक मिनट समझिएगा, कॉलिजन थ्योरी को हम समझा रहे हैं, जरा समझिए। दो कंडीशन इसके लिए बिल्कुल जरूरी है। एक क्या होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसकी एनर्जी एक्टिव, ये कहने का अर्थ थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा हो, वही क्या कर सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है उसके कॉलिजन से। दूसरी बात, अब उसकी एनर्जी अगर उसके बराबर या उससे ज्यादा है, फिर भी वो प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड नहीं किया, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी एक में ध्यान दें, यहाँ हम एनर्जी देखते हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहाँ बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो इन दोनों के एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, यही क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन होता है। यही क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन होता है। तो अब देखिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी के एक मैक्सिमम वैल्यू से गुजरना पड़ रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी
अगर इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा हो तो उसके कॉलिजन से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरी बात, अब एनर्जी क्या है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा है, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना ही ले, उसे प्रॉपर डायरेक्शन में भी कोलाइड करना पड़ेगा। जिसे हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NO2, इससे बना CO2 प्लस NO। देखिए हम इसमें 4 कॉलिजन की पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीन्स कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। NO2 है, मीन्स क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। हम देखते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहां देख रहे हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और यहां देखते हैं नाइट्रोजन। ठीक, अब आइए यहाँ कार्बन, इधर ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ हम बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखिए, तो कॉलिजन हुआ है तो क्या हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें जो कॉलिजन हुआ तो फिर क्या हुआ है, बॉन्ड बना है, किसका, CO2 बना और NO। इस बॉन्ड जो बन रहा है किसके बीच, कार्बन और इसके, कार्बन और इसके ऑक्सीजन के बीच। तो जब इसका कार्बन और इसका ऑक्सीजन आपस में कोलाइड करेगा तभी इफेक्टिव कॉलिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मान लेते हैं दोनों की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है, लेकिन ये कोलाइड कर रहा है, क्या सारा का सारा कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए कार्बन नाइट्रोजन कोलाइड किया, क्योंकि बॉन्ड तो कार्बन ऑक्सीजन में बन रहा है, रिएक्टिंग इनसे कॉलिजन होनी चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन, ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है। यहाँ क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोलाइड कर गया, ये भी प्रॉपर कॉलिजन नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोलाइड कर गया, ये भी प्रॉपर कॉलिजन नहीं है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन कोलाइड किया तो ये प्रॉपर कॉलिजन। तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉलिजन्स में सारे के सारे कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ ही कॉलिजन से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। जो जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उस प्रकार के कॉलिजन को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए 2 बैरियर होता है, एक होता है एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है डायरेक्शन बैरियर। ये अब हमारे सिलेबस वगैरह से हटा दिया गया है, सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया जानना था और इसमें हमें ऐसे भी डिटेल में नहीं जाना है, तो एलिमेंट्री आइडिया को हम लोग जान लिए। हमें बात करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस की, क्योंकि सारा फैक्टर यहीं से अब एक्सप्लेन होगा। तो जरा ध्यान दें, हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी का क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू F इंटू जेड, जहां F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, और जेड क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो एफ को या जेड को चेंज कर दे या दोनों को चेंज करे, वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन depend on following factors, so rate of reaction depend on following factors। किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो आप देखें इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबसे फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जरा एक मिनट यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर बात करते हैं आप केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ भी आप पढ़े लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। हाँ, वहाँ पावर कुछ अलग हो रहा था और रेट लॉ में पावर कुछ
अलग हो रहा था, सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। ठीक, तो अभी हम पावर की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात हम यह बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखते हैं किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं शुरू में क्या बोल रहे थे, रेट ज्यादा होगा, समय के साथ रेट क्या होता जा रहा था, डिक्रीज करता जा रहा था। क्यों, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा था, डिक्रीज करता जा रहा था। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जा रहा है तो अब क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन वहां डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भैया, जरा एक मिनट समझते हैं। ठीक, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात करते हैं। एक रूम है, जो समझते हैं, एक रूम है, ठीक, 10 बाय 10 का रूम है। इस केस में हम क्या करते हैं, एक पहले केस में उसमें 2 बच्चे को रखते हैं और दूसरे केस में उसमें 4 बच्चे को रखते हैं। तो बताइए किस केस में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, जहां हम 4 बच्चे को रख दिए तो वहां फैटम फैटी की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, फैटम फैटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यही बात तो है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिजन की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक लाइन लिखते हैं, हम बोलते हैं सिंपल सी बात, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा क्यों भैया, तो बिकॉज ए सॉल्यूशन ऑफ, बिकॉज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स, ग्रेटर कंसंट्रेशन of reactant means greater number of reactant molecules will present in unit volume, so probability of collisions between them will be greater, स्पष्ट हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों भैया, हम बोले कि बिकॉज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस ग्रेटर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा यूनिट वॉल्यूम में, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन बिटवीन देम विल बी ग्रेटर। दूसरी बात करते हैं कि आप कंसंट्रेशन को सेम ही रखें, और एक केस में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करते हैं और दूसरे केस में आयनिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो आप क्या पाते हैं, आयनिक रिएक्शन फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, या पोलर रिएक्शन जो होता है, पोलरिटी के बढ़ने पे रिएक्शन का रेट बढ़ते जाता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच कॉलिजन की पॉसिबिलिटियां ज्यादा हो जाएंगी। कैसे, जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए। हम बोलते हैं जैसे क्या है, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, हम बोल रहे हैं जैसे क्या है कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उस पर क्या है कि उसका आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, तो वहाँ चार्ज की बात हो गई। अब चार्ज है और आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज क्या रिपेल ईच अदर। तो अब वो क्या करेगा, अपने और दूसरे मॉलिक्यूल्स को अटैच करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मींस उनके बीच कॉलिजन की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दूसरे में हम लिखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ reactant molecules since the probability of collisions between polar reactant molecules are greater than
are greater than non-polar reactant molecules. Non-polar reactant molecules. So, rate of reaction increases with increase in polarity of reactant. Polarity of reactant molecules. Polarity of reactant molecules. दो फैक्टर हो गया। एक में देखिए कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन अलग अलग रखें सेम ही सबस्टेंस है तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ रेट ज़्यादा होने की बात करेंगे। दूसरे केस में हम कंसंट्रेशन दोनों केस में सेम ले लेते हैं, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो पोलर के बीच का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह नॉन पोलर से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा फैक्टर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा फैक्टर है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो जरा एक मिनट। हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी है। ये हम देख रहे हैं, ये हमारा वो एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है यही हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। जिसे मान लिया जाए कि ये हमारा 100 है और ये हमारा 500 है, तो ये जो दो बीच का गैप है 400, अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी 100 है, तो वो जब तक 500 तक नहीं पहुंचेगा, जब तक वो 400 एनर्जी को गेन नहीं कर लेगा उसका कन्वर्सन प्रोडक्ट में नहीं हो पाएगा। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, कुछ एनर्जी को एक्वायर करना पड़ता है। यही एनर्जी क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। यदि एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा भैया, बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज टू अचीव ए स्मॉलर एनर्जी व्हिच बिकम पॉसिबल इन शॉर्ट टाइम पीरियड। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम करते हैं और इसमें हम लिखते हैं सबसे फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड energy and average energy of reactant molecule is known as activation energy. इसका अर्थ हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी which has to acquire by reactant molecules for its conversion to product. So a smaller value of EA results higher rate of reaction,
because the reactant molecules have to acquire a smaller energy which become possible in short time period. Which become possible in short time period. तो शॉर्ट टाइम पीरियड में ही क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा. Which become possible in short time period. ठीक है. अब आइए इसके आगे फोर्थ पॉइंट आता है कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट यहाँ ना करके हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में जानेंगे, और आप इसके बारे में जान रहे हो. थोड़ी सी बात को आपको हम बता दें. कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों चेंज कर देता है? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन को किसी ने, कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट के बारे में हम बोलते हैं कि ऐसा सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है. आगे चल के वहाँ हम लोग जानेंगे कैटलिस्ट दो ढंग का होगा, निगेटिव और पॉजिटिव. निगेटिव कैटलिस्ट घटाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, बढ़ाता है. तो कैटलिस्ट क्या है, ऐसा सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज कर दे लेकिन उसके अपने अमाउंट में किसी प्रकार का चेंज ना हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं. और ये कैटलिस्ट दो ढंग के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव कैटलिस्ट. आखिर ये कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों चेंज कर देता है, तो इसका रीजन आपको हम वहाँ बताएंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को ऐसे पाथ से कराता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ओरिजिनल पाथ के डिफरेंट होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाता है. जैसे एक मिनट, आपको स्टेशन से यहाँ आना है, मान लेते हैं कि एक सही रास्ता एकदम सीधा रास्ता है जो 5 किलोमीटर है. आप किसी रिक्शे वाले को बोले कि भैया वहाँ चलना है, बोला हाँ चलेंगे. अब देखिए वो क्या क्या आपको बैठाया और किसी गली कुची वाले रास्ते से लेके यहाँ आपको जल्दी से पहुँचा दिया. वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपको यहाँ लेके पहुँचा दिया. तो क्या वो देख रहे हैं, आपको जल्दी से लेके आ गया, उसका रेट क्या था, फास्ट है. दूसरे केस में आप बोले, वो बोला हाँ चलेंगे, ऑटो वाला कितना पैसा लीजिए, हाँ जितना मीटर होगा उतना दीजिएगा. ठीक, अब वो आपको क्या किया, पूरा घुमा टहला के कहीं से यहाँ ला के पहुँचाया. 5 किलोमीटर की जगह वो 20 किलोमीटर घूम के पहुँचाया, तो आपको देर से पहुँचाएगा, रेट घट गया. लेकिन दोनों केस में देखिए जो ओरिजिनल पाथ था उसको कवर किया ही नहीं गया है. तो कैटलिस्ट यही करता है, रिएक्शन को अल्टरनेट पाथ से कराता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ओरिजिनल पाथ के डिफरेंट होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाता है. हाँ, जनरली वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. ये सब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में जानेंगे. और अब एक लास्ट और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो वही है टेम्परेचर. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा है टेम्परेचर. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार बार पूछा जाता है. ऐसे इस पर इसका तो डेरिवेशन भी कंप्लीटली था और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी रहते थे, लेकिन इस वर्ष से इसे हटा दिया गया है. लेकिन टेम्परेचर का एलिमेंट्री आइडिया है. टेम्परेचर की बात करें तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस का रेट क्या होता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाता है. क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि भैया टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट के का मान ही इंक्रीज कर जाता है. तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस increases with rise in temperature. This is due to increase in value of rate constant K
ऐसा क्यों होता है? तो हम लिखे कि द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं सभी का रेट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ऐसा क्यों? तो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन। और प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर में, प्रत्येक 10 डिग्री राइज पे रेट कांस्टेंट के का मान ऑलमोस्ट डबल हो जाता है फॉर मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम बोलते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature, the value of rate constant K become almost double for most of chemical reactions. Most of chemical reactions. तो इसी आधार पर जब हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट की के रेशियो की बात करते, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट के रेशियो को देखें जिनमें टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। और मोस्ट केमिकल रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 2 से 3 के बीच में होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है? 2 के आसपास होता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट के the ratio of two values of rate constant K of a chemical reaction at two different temperatures differing by 10 degree is known as temperature coefficient. इसे TC कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट TC कहते हैं। तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? तो अगर हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करें तो किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट के मान को देखना है जिनमें टेम्परेचर का अंतर क्या हो? 10 डिग्री का होगा। लाइक हम बात करें के 298 प्लस 10 बाय के 298, क्या हो गया? के 308 बाय के 298 ध्यान दें। और इसमें एक बात सबसे पहले ध्यान दें, हम क्या बोल रहे हैं कि लगभग टेम्परेचर में 10 डिग्री के चेंज पे, टेम्परेचर में 10 डिग्री के चेंज पे क्या होता है? रेट कांस्टेंट के का मान ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है फॉर मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यही कारण है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? डबल हो जाता है। तो इस पर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहेंगे जहां बच्चे बिल्कुल ध्यान दें कि क्या कह रहे हैं और वहां आंसर क्या होना चाहिए। तो आइए हम यहां देखते हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन कहता है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन doubles for every 10 degree rise in temperature. If temperature is increased by
increased by 50 degree the rate of reaction increases by कितने से इंक्रीज कर जाएगा। ए में ऑप्शन दिया है 10 टाइम्स, बी में ऑप्शन देता है 16 टाइम्स, सी में ऑप्शन देता है 32 टाइम्स और डी में ऑप्शन देता है 5 टाइम्स। तो अब जरा ध्यान दो, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसमें 10 टाइम्स आंसर लगा देंगे। वो सीधे देखेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। ओ 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दुगुना हो जाता है। सीधे देखेगा 10 डिग्री टेम्परेचर में राइज से क्या होता है, डबल हो जाता है। तो 50 डिग्री टेम्परेचर में राइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुने 2/10। इसमें सीधे ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे 10 टाइम्स को प्रीफर कर देंगे, 10 टाइम्स को टिक कर देंगे, जबकि वो क्या है, गलत है। आंसर क्या होगा, 32 टाइम्स होगा। अब आप ये क्या बोल रहे हैं, 32 टाइम्स, ये तो हम देख रहे हैं बिल्कुल 10 टाइम्स होना चाहिए। हाँ भैया, यूनिटरी मेथड कहाँ लगता है, जब कांस्टेंट हो, जब क्या हो, कांस्टेंट हो। ये देख रहे हैं प्रत्येक 10 डिग्री राइट पे क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। जरा एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं 300 केल्विन पे रेट आर है, तो 350 केल्विन पे हम रेट को निकालते हैं। देखिए ये 10 आर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 32 आर हो जाएगा। ये हमारा होगा, कैसे देखिए, तो ये है 300 केल्विन, 10 बढ़ाए तो 310 केल्विन, 10 फिर बढ़ाए 320 केल्विन, 10 फिर बढ़ाए 330 केल्विन, 10 फिर से बढ़ाए 340 केल्विन, 10 फिर से बढ़ाए 350 केल्विन। तो अब आप देखिए, अगर यहाँ आर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2R, यहाँ क्या हो जाएगा 4R, यहाँ क्या हो जाएगा 8R, यहाँ क्या हो जाएगा 16R और यहाँ क्या हो जाएगा 32R। क्या हो जाएगा 32R। तो रेट जो इंक्रीज करेगा वो 2 टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन जो हम निकालेंगे वो लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर बाय 10, चेंज इन टेम्परेचर बाय 10। ठीक, तो डबल हो जा रहा है। अगर ट्रिपल हो रहा होता तो क्या होता, 3 पे पावर डेल्टा एन जाता, चेंज इन टेम्परेचर बाय 10। ठीक, इस ढंग से बात करके हम लोग कर लेंगे, आराम से हो गया। चेंज इन टेम्परेचर बाय 10, जिसे देखिए टेम्परेचर में 50 का चेंज है और 10 मीन्स क्या हो गया 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5। इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 5 इट मीन्स क्या हो जाएगा 32 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका चैप्टर हो गया। इसके आगे टेम्परेचर के इफेक्ट को बताने के लिए आर्हेनियस साहब के द्वारा एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह अब सिलेबस से हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। तो आपका इस वर्ष के सिलेबस में बस यहाँ तक ही है और आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम बनवा भी चुके हैं, सिर्फ टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस को नहीं करना है। तो एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए और यहाँ बार बार टेम्परेचर का इफेक्ट वगैरह पूछा जाएगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज करता है, किस ढंग से इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करता है क्योंकि रेट कांस्टेंट के का मान बढ़ जाता है और फॉर every 10 degree rise in temperature the value of rate constant K become almost double for most of chemical reactions। तो इसी के साथ आपका केमिकल काइनेटिक्स समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में बिल्कुल ध्यान दें, हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे और हमारा अब नया चैप्टर जो होगा वह होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारा नया चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक का सबसे दमदार चैप्टर होगा, जहां आप नोमेनक्लेचर भी जानेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को भी जानेंगे, आइसोमेरिज्म वगैरह भी है। हाँ, स्टीरियो को तो हटा ही दिया है, स्ट्रक्चरल वाले को कुछ हद तक जान लेना है। इन सारी बातों की चर्चा नए चैप्टर को शुरू करेंगे तो करेंगे। एक बार जरा पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि क्लास 11th की बैच शुरू हो गई है। अभी फिलहाल हम YouTube पे उसको 3-4 वीडियो डाल रहे हैं, 3 वीडियो डाल रहे हैं, 2 वीडियो और डाल देते हैं 2 तारीख तक में। इसके बाद 3 को तो रक्षाबंधन की छुट्टी है। 4 तारीख तक को जो बच्चे हमसे तब तक जुड़ चुके होंगे, जो कॉल करके YouTube का देखेंगे और कॉल करेंगे, तो उन बच्चों को हम जोड़ते हुए
5 तारीख से 5 अगस्त से जूम ऐप पे क्लास होगी। कोई भी क्लास वहाँ यूट्यूब पे नहीं डाला जाएगा और एक बैच में मैक्सिमम 15 बच्चे को ही एडमिट किया जाएगा जूम ऐप पे। तो अगर आपके आसपास या आपके कोई परिचित जूनियर हों जो 11th करना चाह रहे हों, तो आप उन्हें बता दें कि अभी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे, जब गवर्नमेंट के द्वारा निर्देश दे दिया जाएगा, तो फिर ये ऑनलाइन ऑफलाइन में चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।